हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। मैं अमरजीत प्रसाद। आज के इस सेशंस में हम लोग जो चर्चा करेंगे वो झारखंड +2 टीचर्स यानी कि झारखंड पीजीटी के रिगार्डिंग जो है आज हम लोग एमसीक्यू सेशन यानी कि क्यू सेशंस की चर्चा करेंगे। जो अब तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ पीजीटी के जो क्लासेस हैं स्वरूप एकेडमी में प्रारंभ हो चुके हैं, तो जो अब तक ज्वाइन नहीं किए हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन करें और अपने प्रिपरेशंस को जो है वो रिजिड करें। अभी जो है वो पीजीटी के क्लासेस प्रारंभ हैं। क्लासेस के जो फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं, सारे क्लासेस लाइव होंगे और उसका जो है वो रिकॉर्डेड भी आपको अवेलेबल होगा। साथ ही साथ अपडेटेड सिलेबस, जो भी आपके सिलेबस है 100% उसके अनुसार आपको जो है वो क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे और हर एक टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यूज होगा। इसके अलावा वीकली मॉक टेस्ट भी आपके होंगे और टॉपिक वाइज भी जो है इसमें मॉक टेस्ट शामिल किए गए हैं। सारे क्लासेस स्वरूप लर्निंग ऐप पर होगा, तो जो अब तक इस ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं डाउनलोड कर ले गूगल प्ले से। तो चलिए आज के सेशंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है आपका, ये जो प्रश्न है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से है। पहला प्रश्न है, पोलर फॉर्म ऑफ कुशी-रीमान इक्वेशन इज व्हाट। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। du/dr इक्वल्स टू r इंटू डेल वी बटा डेल थीटा एंड dv अपॉन डेल आर, यानी कि डेल इसे dv कर सकते हैं। चलिए डेल अपॉन यानी डेल वी अपॉन डेल आर इक्वल्स टू -r डेल u अपॉन डेल थीटा। बी नंबर है डेल u अपॉन डेल आर इक्वल्स टू 1/r इंटू डेल वी बटा डेल थीटा एंड डेल वी अपॉन डेल आर इक्वल्स टू -1 अपॉन r इंटू डेल यू बटा डेल थीटा। एंड नेक्स्ट है आपका डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू 1/r डेल वी बटा डेल थीटा एंड डेल वी अपॉन डेल आर इक्वल टू -r डेल यू बटा डेल थीटा। एंड डी नंबर है डेल यू बटा डेल आर इक्वल टू r डेल वी बटा डेल थीटा एंड डेल वी बटा डेल आर इक्वल टू -1 बटा r डेल यू बटा डेल थीटा। तो देखिए, अगर हम पोलर फॉर्म कुशी-रीमान इक्वेशंस की बात करें तो देखिए, जब हम एनालिटिक फंक्शंस, हमने इससे पहले भी आपको एक क्लासेस जो है वो आपको प्रोवाइड किए हुए हैं और कंटिन्यू क्लासेस ऐप पर आपके अवेलेबल हैं। तो इसमें हमने कुशी-रीमान इक्वेशन यानी कि जो एनालिटिक फंक्शंस होता है उस एनालिटिक फंक्शंस को जो है वो जब कुशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, यानी कि कोई भी फंक्शंस को अगर कुशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो उस फंक्शंस को जो है हम लोग एनालिटिक कहते हैं। लेकिन एक और कंडीशन है कि वह फंक्शन सिंगल वैल्यूड फंक्शन होनी चाहिए। तो अब अगर हम यहाँ पर कुशी-रीमान इक्वेशंस की अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि f ऑफ z जो है आपका u प्लस iv के फॉर्म में होता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसे जो है पहले यानी कि सर्वप्रथम u प्लस iv को जो है वो पोलर फॉर्म में r और ई आई थीटा के फॉर्म में तोड़ते हैं। यानी कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो u प्लस आई वी को अगर हम थीटा के फॉर्म में और r के फॉर्म में लिखे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, f इंटू आर थीटा इंटू आई ई। ठीक है, इस फॉर्म में जो है हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसी को जो है एक बार थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाता है और एक बार r के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किए जाते हैं और वहाँ से एक रिजल्ट आता है, यानी कि जिसमें कि हम लोग रियल और इमेजिनरी को इक्वेट करते हैं तो जो है वो पोलर फॉर्म में हमें प्राप्त होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर डी आर और डी थीटा के फॉर्म में जो है हमें पोलर फॉर्म में देखने को मिलता है। तो अब कुशी-रीमान इक्वेशंस के तहत हम अगर इस ये प्रोसेस से हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो ऑप्शन नंबर बी आता है, यानी कि डेल यू बटा डेल आर इक्वल टू 1 अपॉन r डेल वी बटा डेल थीटा एंड डेल वी बटा डेल आर इक्वल टू -1 बटा r इंटू डेल यू अपॉन डेल थीटा।
तो करेक्ट आंसर यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा प्रश्न संख्या 2 है, इन द नाइबर्स ऑफ z इक्वल्स टू 1 देन फंक्शन fz हैज अ पावर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फॉर्म fz इक्वल्स टू 1 प्लस 1 माइनस जेड इंटू 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू प्लस में जो है वो डॉट 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 इनफाइनाइट तक गया है। अब इसे जो है हमें आंसर करने हैं कि इसमें कौन सा जो है रिलेशन वो करेक्ट है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यह जो है वो टेलर फॉर्म को, अगर हम यहाँ पर टेलर सीरीज की बात करें तो टेलर सीरीज में क्या कहा, टेलर सीरीज जो होता है वो क्या होता है, तो देखिए टेलर सीरीज, तो यहां पर क्या होता है कि एफ ऑफ जेड या फिर आप एक्स कर सकते हैं, मान लीजिए एफ ऑफ जेड ही है तो दिस विल बी क्या होता है, तो एफ ऑफ ए प्लस, ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस में क्या होते हैं, तो एफ डैश ए अपॉन 1 इनटू जो है आपका जेड माइनस ए होता है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग आगे मूव करते हैं, ठीक है, प्लस एफ डैश ए करते हैं अपॉन, ठीक है, एफ डैश ए करते हैं अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू जेड माइनस ए प्लस डॉट 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 ये आगे तक जाता है। ठीक है, ये जो है इनफाइनाइट तक जाता है, यहां पर स्क्वायर होगा क्योंकि ये 1 है यहाँ पर, वहां पर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए यहां से अगर हम सम निकालना चाहें, सम ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, सम ऑफ दिस फंक्शन, तो सम ऑफ यहां पर जो ये फुलफिल हो रहा है ये जीपी के फॉर्म में है। यहां पर कॉमन डिफरेंस की अगर बात की जाए तो यानी कि आर जो है यहां पर जेड माइनस ए है, तो उस केसेस में यहां पर सम ऑफ अगर हम जीपी निकालते हैं एफ ऑफ जेड का तो यहां से क्या आ जाएगा, तो जो फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर होता है, ठीक है, ए अपॉन 1 माइनस आर। अब देखिए यहां पर ये फॉर्मूला, अब हमारा जो यहां पर फंक्शंस दिया गया है, ठीक है, जो फंक्शन दिया गया है इसी फॉर्म में है, देखिए यहां पर स्क्वायर है यानी कि 1 पावर 1 है, स्क्वायर है, इस तरह से है। तो अब देखिए यहां पर, ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चंस में बात करें तो इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो है हम लोग ए और आर हमें फाइंड आउट करना होगा। तो यहां पर देखिए एफ ऑफ ए कितना है, तो एफ ऑफ ए जो है इस केसेस में, ठीक है, एफ ऑफ ए यानी कि डैट मीन्स ए यहां पर जो दिया गया है वह आपका 1 दिया गया है, और आर की अगर हम बात करें तो आर जो है वो 1 माइनस जेड है। ठीक है, आर जो है आपका यहां पर 1 माइनस जेड है, ये जो पोर्शन यहां पर आप देख रहे हैं दिस पॉइंट। अब यहां से जो है हम इसमें पुट कर देंगे, हमारा सम जो है वो निकल जाएगा, यानी कि ए अपॉन ए की जगह तो 1 हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस जेड, दिस विल बी क्या होगा, तो यहां से देखिए ये 1 डिवाइडेड बाई 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा और जेड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डेट मीन्स 1 अपॉन जेड जो है इस फंक्शन का सम होगा। तो सही आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। 1 मिनट, ठीक है, तो यहां पर क्लियर है, तो ये आपका सही आंसर, जैसा कि पावर सीरीज आपके जो है वो सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं, तो यह जो सीरीज है वो आपका जीपी में ही है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन
w इक्वल टू 2z प्लस 3 अपॉन 4z प्लस 8 इज व्हाट? इनफाइनाइट 4 बी नंबर है, इनफाइनाइट 2 सी नंबर है, इनफाइनाइट -2 और डी नंबर है इनफाइनाइट -4। अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। सबसे पहले तो बाइनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो बाइनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन हम उस प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशंस को कहते हैं जिसमें कि ट्रांसलेशन, रोटेशन, इन्वर्सन और मैग्निफिकेशन, चारों मैपिंग जो है या फिर ट्रांसफॉर्मेशन जिस फंक्शंस में हमें मिलते हैं उसे हम लोग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो w इक्वल टू az प्लस बी अपॉन cz प्लस डी होता है। अब यहां पर एक कंडीशन होता है कि ad माइनस cb जो है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो दिस इज अ कंडीशन ऑफ बाइनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन। अब बात आती है कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। अगर हम क्रिटिकल पॉइंट की बात करें तो क्रिटिकल पॉइंट यानी कि जिस पॉइंट पर जो है फंक्शन 0 या फिर इनफाइनाइट होता है तो उस पॉइंट को हम लोग जो है वो क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से जिस पॉइंट पर, ये ध्यान रखना है आपका कि फंक्शन जो है वो 0 या फिर इनफाइनाइट होता है। तो इस यहां से अगर हम क्रिटिकल पॉइंट इसमें निकालना चाहें तो क्रिटिकल पॉइंट 2 होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट एक जो होता है वो इनफाइनाइट होता है और दूसरा जो होता है वो माइनस। ठीक है, एक यहां पर फिक्स्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में अगर हम लोग बात करें तो एक इनफाइनाइट होता है और दूसरा जो है वो माइनस डी अपॉन सी होता है। ठीक है, माइनस डी अपॉन सी। तो अब देखिए यहां पर इस फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो एक तो जो है क्रिटिकल पॉइंट जो हो जाएगा वह इनफाइनाइट हो जाएगा और दूसरा जो होगा वो माइनस डी। तो देखिए डी कहां पर है, ये वाला डी है, तो -8 अपॉन क्या होगा सी। सी कितना है, तो सी देखिए यहां पर है जो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन यहां पर दिए गए हैं। तो डी 8 है और सी जो है 4 है, तो यहां पर 4 कर देंगे, यानी कि इनफाइनाइट कोमा -2 जो है इसका क्रिटिकल पॉइंट है। दिस इज अ क्रिटिकल पॉइंट। तो देन दिस हियर आंसर इज सी, इनफाइनाइट कोमा -2 जो है इस बाइनोमियल ट्रांसफॉर्मेशंस का क्रिटिकल पॉइंट है। अगले प्रश्न में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एन इनवेरिएंट पॉइंट ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस जो कि आपका दिया गया है w इक्वल टू 3z माइनस 4 अपॉन z माइनस 1 इज। तो यहां पर इनवेरिएंट पॉइंट, यहां पर बता दें कि इनवेरिएंट पॉइंट को दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसे कि फिक्स्ड पॉइंट कहा जाता है। तो यहां पर ध्यान रखना है, इनवेरिएंट पॉइंट कहें, इनवेरिएंट पॉइंट या फिक्स्ड पॉइंट। अब देखिए इनवेरिएंट पॉइंट और फिक्स्ड पॉइंट कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा है कि जो आपको फंक्शंस दिया गया है, सपोज जो है वो w, यानी कि w डेट मीन्स क्या, f ऑफ z है ना। हम जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शंस की अगर हम चर्चा करते हैं तो उसमें जो फंक्शन यानी f ऑफ z होता है तो उसे हम लोग w से डिनोट करते हैं। अब f ऑफ z इक्वल टू, अगर कोई फंक्शंस में हम z पुट करें और उस फंक्शंस का यानी f ऑफ z का जो वैल्यू आए वह अगर z आता है तो उस प्रकार के यानी ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर यहां पर z आ रहा है, जैसे f ऑफ z है, अब z का हम जो वैल्यू पुट करेंगे वही वैल्यू अगर हमें रिजल्ट के तौर पर भी मिले तो हम उस पॉइंट को जो है इनवेरिएंट पॉइंट या फिर फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं। अब यहां पर आते हैं इस क्वेश्चंस में कि हमारा जो w दिया गया है
ठीक है। W दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 3z माइनस 4 अपॉन z माइनस 1। तो अब यहां पर जो है आपका f ऑफ z दिया गया है। अब हमारे यहां पर काम होता है कि इस क्वेश्चन को हम जो है वो सॉल्व करें ऑप्शन से, क्योंकि हमारे पास 4 ऑप्शंस है। अब यहां पर हम कोई भी ऑप्शंस को यहां पर पुट करेंगे, यानी कि इसमें z के जगह पर रखेंगे, और अगर वही आंसर भी आ जाता है तो हम उस केसेस में कहेंगे कि यह जो पॉइंट है वो इनवेरिएंट पॉइंट है। तो सपोज यहां पर हम जो है 1 पुट करते हैं। अगर हम इस जगह पर 1 पुट करते हैं, z के जगह पर 1, तो देखिए 3 इंटू 1 हो जाएगा -4। तो 3 और -4 करेंगे तो -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 0 हो जाएगा इस केसेस में। ठीक है, तो यहां पर 1 माइनस 1 जो है आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर f ऑफ 2 पुट करते हैं, यानी कि यहां पर जो है आपका रिजल्ट जो है z नहीं आ रहा है, यानी 1 नहीं आ रहा है हमारा। अब हम 2 पुट कर देते हैं। ठीक है, f ऑफ 2 पुट करते हैं, तो f ऑफ अगर 2 पुट करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, तो 3 इंटू 2, यहां पर 2 पुट किए हुए हैं, 2 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 1, दिस विल बी 3 दूना 6 और 4 घट जाएगा तो 2 हो जाएगा और अपॉन 1 आया। तो देखिए हमने क्या किया कि f ऑफ z के जगह 2 पुट किया और हमारा रिजल्ट क्या आ गया, z आ गया। तो दिस पॉइंट विल बी, यानी यहां पर जो z2 आया, इस पॉइंट को हम लोग इनवेरिएंट पॉइंट कहेंगे। तो करेक्ट आंसर यहां पर बी नंबर हो जाएगा। अब हम 3 भी पुट करेंगे तो 2, यानी कि 3 आंसर नहीं आएगा। 0 पुट करेंगे उस केसेस में भी 0 आंसर नहीं आएगा। तो अगर हम कोई फंक्शंस जो है लिखे हुए हैं और उसमें कोई पॉइंट पर अगर हमारा वही रिजल्ट आ जाए तो हम उस पॉइंट को जो है इनवेरिएंट पॉइंट या फिर फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं। तो सही आंसर यहां पर बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉर्मलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, जिसमें ए है 5z प्लस 3 अपॉन z प्लस 2, बी है 8z प्लस 3 अपॉन 2z प्लस 1, सी है 3z प्लस 4 अपॉन 2z प्लस 3 एंड डी है इनमें से कोई नहीं जो है वो आंसर होगा। तो अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें इस केसेस में, तो बाइनोमियल जो ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि नॉर्मलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा, तो हमने अभी बताया कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस होता है, यानी कि स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है आपका बाइनोमियल ट्रांसफॉर्मेशंस का, वो है एफ जेड, यानी कि W बराबर ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। कंडीशन एक क्या है इसमें, कंडीशन ये है कि ए डी माइनस सी बी जो है या फिर बी सी नॉट इक्वल टू 0, यही कंडीशन है। लेकिन अगर हम नॉर्मलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करें तो नॉर्मलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन में क्या कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तो यह जो कंडीशन है यानी कि नॉर्मलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन में यह इक्वल टू अगर 1 हो जाए तो हम लोग जो है इसे नॉर्मलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। यानी कि नॉर्मलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा, तो हमारा इक्वेशन बाइनोमियल इक्वेशन में ये कंडीशन यानी कि ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 1 हो जाए तो हम लोग इस फंक्शंस को जो है यानी कि इस इक्वेशन इस ट्रांसफॉर्मेशन को नॉर्मलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। तो अब यहां पर देखिए हमारे पास जो है 4 ऑप्शन है, जिसमें 3 जो है हमारा बाइनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन है। अब इसमें जो है 1 बाय 1 करके चेक करेंगे कि कौन से जो है बाइनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन इस इक्वेशन को जो है सेटिस्फाई करता है, तो वही हमारा आंसर होगा। तो अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं पहले वाले का। तो पहले वाले में देखिए ए डी यानी कि 5 इंटू 2
ठीक है, हमारा जो फॉर्म है यहाँ पर ए डी है और बी सी यहाँ पर है। तो हम देखिए 5 इंटू 2 कर देते हैं तो 10 हो जाएगा, और 3 इंटू 1 करते हैं तो 3, 10 में से 3 जाएगा 7 आएगा। इस कंडीशन को ये तो फुलफिल नहीं कर रहा है। अब आते हैं बी में, 8 इंटू 1 8 हो जाएगा, और 3 दूना 6, 8 माइनस 6 करेंगे 2 आएगा। हमारा रिजल्ट 1 आना चाहिए था, लेकिन ये भी आपका गलत हो गया। अब सी में आते हैं, 3 इंटू 3 करेंगे 9 हो जाएगा, और 4 इंटू 8 करेंगे तो यहाँ पर जो है वो 4 इंटू 2 करेंगे 8 हो जाएगा। तो 9 माइनस 8 यानी कि 3 इंटू 3 करना होगा और माइनस 4 इंटू 2 करना होगा। तो देखिए 9 माइनस 8, यहाँ से रिजल्ट जो है आपका 1 आ गया। तो डैट मीन्स इस बाइनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन में जो है आपका नॉर्मलाइज ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो इस तरह से यहां पर आप सॉल्व कर सकते हैं नॉर्मलाइज ट्रांसफॉर्मेशन को। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन अलोंग सी जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 डी जेड वेयर सी इज द सर्कल जेड इक्वल टू 1/2। अब देखिए यहां पर जेड इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है। अब देखिए यहां पर हम बात करें तो कूशी थ्योरम जो है इस क्वेश्चंस को इवेलुएट करने के लिए काफी महत्वपूर्ण है, यानी कि सफिशिएंट होता है। तो हम सबसे पहले तो जानेंगे कि कूशी थ्योरम होता क्या है। तो अब देखिए अगर कूशी थ्योरम की हम बात करें तो मुख्य रूप से कोई भी फंक्शन एफ जेड है, ठीक है, एफ जेड फंक्शन अगर एनालिटिक, यानी एफ जेड फंक्शन इज एन एनालिटिक फंक्शन एंड एफ डैश जेड, ठीक है, एफ डैश यानी इसका जो डेरिवेटिव है वह कंटिन्यूअस होगा उस विथ इन या फिर ऑन द क्लोज कर्व सी। तो देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड along C dz इक्वल टू 0 होता है। फिर से कूशी थ्योरम को आप लोग सुनिएगा। इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शंस एंड इट्स डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस इन गिवन कर्व, ठीक है, कोई भी आपका एक कर्व दिया गया है, ठीक है, यहां पर एक कर्व दिया गया है आपका, कोई भी मान लीजिए क्लोज्ड कर्व की बात करता है और एक फंक्शन एफ जेड दिया गया। अब इसका अगर हम डेरिवेटिव्स की बात करें तो इसके अंदर या फिर इसके पॉइंट पर लाई करें, तो उस केसेस में हम अगर इंटीग्रेशन निकालते हैं एफ जेड का अलोंग दिस कर्व तो उसका रिजल्ट हमेशा 0 होता है। अब हमें जो यहां पर पूछा जा रहा है, यानी कि जो कर्व दिया गया है यहां पर सर्कल के फॉर्म में दिया गया है। अब हम सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि हम चेक करेंगे कि यह जो है वो सर्कल वो किस तरह से फॉर्म हो रहा है, और यहां पर जो है जेड माइनस 1 है। तो अब देखिए यहां पर एक सिंगुलर पॉइंट हमें आइडेंटिफाई हो रहा है, तो हमें यह पता करना होगा कि यह जो पॉइंट है, क्योंकि एफ जेड डी जेड अलॉन्ग कर्व सी ये 0 होता है कूशी थ्योरम के माध्यम से। तो हमें यहां पर ये वाला पॉइंट को चूज करना होगा कि यह जो सिंगुलर पॉइंट है जेड इक्वल टू 1, ठीक है, सिंगुलर पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जिस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक न हो, यानी कि उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अब अगर हम इस केसेस में करें जेड इक्वल टू ये 1 सिंगुलर पॉइंट है, अब हमें पता करना होगा कि जेड ये जो आपका पॉइंट है 1 यह कर्व के अंदर लाई कर रहा है या फिर बाहर लाई कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस सर्कल को आगे करते हैं और यहां पर जो है वो फाइंड करते हैं कि इसका फिगर क्या होगा। चलिए हम इसको थोड़ा सा यहां पर लिख देते हैं इस इक्वेशंस को, ताकि जो है हम उधर काम कर सकें। तो इंटीग्रेशन अलोंग से एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू 0 होता है बाई कूशी थ्योरम, बाई कूशी थ्योरम। अब यहां पर हम आते हैं और जेड
मॉड जेड दिया गया है, तो यानी कि x प्लस आई वाई आईटा वाई इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। अब यहां से मोड हटाएंगे तो हम लोग क्या लिख देंगे, √x² प्लस y²। हम इसका इस सर्कल का जो है वो ग्राफ बनाना चाहते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि यह जो z बराबर 1 पॉइंट है वो सर्कल के अंदर है या फिर बाहर है। अब देखिए यहां पर क्या है, दिस इक्वल टू 1/2 है। अब दोनों साइड हमने स्क्वायरिंग कर दिया तो यहां से क्या आ जाएगा, x² प्लस y², दिस विल बी 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। दिस इज अ सर्कल एंड देन इट्स सेंटर विल बी x1 y1 एंड रेडियस विल बी r। तो इस फॉर्मेट में अगर हम बात करते हैं तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर यहां पर हो जाएगा और प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, दिस विल बी 1/2 का होल स्क्वायर। तो हेयर सेंटर विल बी, सेंटर जो हो जाएगा वो 0 और 0 हो जाएगा। अब यहां से अगर हम रेडियस निकालना चाहते हैं यानी कि रेडियस जो हो जाएगा, तो रेडियस इक्वल टू 1/2, ठीक है, हाफ जो है वो रेडियस है और सेंटर 0 0। अगर हम यहां पर सर्कल ड्रॉ करते हैं तो सर्कल ड्रॉ अगर करते हैं तो देखिए आपका सर्कल किस फॉर्म में होगा, तो सपोज ये आपका यहां पर पॉइंट है, ये हम यहां पर जो है आपका पॉइंट है, चलिए मान लीजिए ये जो है वो 0 0 पॉइंट को यहां पर डिनोट किया गया है 0,0 सेंटर पर। अब हमें जो है रेडियस हाफ लेना है, तो सपोज मान लीजिए ये यहां पर जो है आपका हाफ है, ठीक है, ये 1/2 हो जाएगा और ये यहां पर 1 मान लेते हैं। अब हमें जो सर्कल बनाना है वो 1/2 से बनाना है, यहां पर भी 1/2 हो जाएगा, यहां पर -1/2 हो जाएगा और यहां पर भी -1/2 हो जाएगा। तो जो सर्कल बनेगा हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। इस जो इक्वेशन दिया हुआ है मोड z इक्वल टू हाफ, इसका जो सर्कल बना हमारा ये पॉइंट बना। अब क्या है कि सिंगुलर पॉइंट की अगर हम बात करें तो z बराबर 1 है, तो ये 1 यानी कि सिंगुलर जो पॉइंट है वो अब देखेंगे कि सर्कल के अंदर है या फिर बाहर है। तो अब देखिए यहां पर ये 1/2 है और 1 कहां पर होगा, तो z बराबर जो है 1 जो है यहां पर है। तो यह जो पॉइंट है यानी कि सिंगुलर पॉइंट वो सर्कल के बाहर है। हमने अभी कुशी थ्योरम में बताया कि अगर कोई इक्वेशन यानी f ऑफ z दिया हुआ है, अगर उसका डेरिवेटिव सर्कल के अंदर या फिर उसके बाउंड्री पर एग्जिस्ट करता है तो उसका जो है इंटीग्रेशन 0 होता है। अब देखिए यह जो पॉइंट है ये तो बाहर पॉइंट है, तो हमें अब इस पॉइंट का कोई जिक्र ही नहीं है क्योंकि ये सिंगुलर पॉइंट है। तो उस केसेस में हम कुशी रीमान इक्वेशन से कुशी थ्योरम से हम कह सकते हैं कि इस इंटीग्रेशंस का जो वैल्यू होगा वह 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर देखिए f ऑफ z dz जो है वो 0, ये पॉइंट हमारा बाहर लाई कर रहा है, तो इसका होल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए ये हम लोगों ने यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखा। अगले प्रश्न में आते हैं और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, इफ w इक्वल टू fz यानी कि fz कोई फंक्शन है, इज अ कन्फॉर्मल मैपिंग ऑफ द डोमेन d इन z प्लेन इनटू अ डोमेन dz ऑफ w प्लेन, देन विच कंडीशन इज सेटिस्फाइड। फर्स्ट है fz इज एनालिटिक इन डोमेन d एंड f डैश z इक्वल्स टू 0 इनसाइड d। बी नंबर है fz इज एनालिटिक इन d एंड f डैश z इक्वल्स टू नॉट इनसाइड d। एंड देन सी नंबर ऑप्शन है fz इज नॉट एनालिटिक इन d एंड f डैश z इक्वल्स टू 0 इनसाइड d। और डी नंबर है fz इज नॉट एनालिटिक इन d एंड f डैश z इक्वल्स टू नॉट 0 इन डोमेन d। अब देखिए सबसे पहले तो कन्फॉर्मल मैपिंग होता क्या है। तो ये कन्फॉर्मल मैपिंग की अगर हम बात करते हैं तो z प्लेन और w प्लेन यही है। जैसे हम अगर मैपिंग की बात करें, ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करते हैं रियल नंबर का,
तो हमें एक्स वाई प्लेन में हम उसे ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई प्लेन में, यानी कि जेड प्लेन अगर कहते हैं, जिसे आर्गन प्लेन भी कहा जाता है, उस प्लेन में हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए एक और प्लेन लिया जाता है जिसे हम यूवी प्लेन या फिर डब्लू प्लेन कहते हैं। अब देखिए, अगर कोई इमेज जो है हमारा जेड प्लेन में बन रहा है कोई ग्राफ, और डब्लू प्लेन में, अगर वहां पर जो एंगल है, ठीक है, दो ग्राफ के सपोज आप यहां पर, चलिए थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर देते हैं। अगर मान लीजिए हमारा ये यहां पर जो है जेड प्लेन है, जेड प्लेन है, और यहां पर जो है आपका यूवी प्लेन यानी कि डब्लू प्लेन है। ये यू है, भी है, ये एक्स है और ये वाई है। अब देखिए, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन यानी फंक्शंस है और उसका जो ग्राफ बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहे हैं, ठीक है, एस स्ट्रिप से बन रहे हैं। अब यहां पर देखिए, दो हमारा यहां पर C1 और C2 आ गया। अगर इसका एंगल यहां पर थीटा है, अब हम यही इमेज यानी कि इसी का इमेज है हम अगर डब्लू प्लेन में बनाएं और ये कुछ इस तरह से आपका आ जाए, सपोज हम यहां पर इसी तरह से मान लेते हैं। अब इस प्रकार से आ गया। अब यहां पर भी ये वैल्यू अगर थीटा हो जाए और ये भी थीटा है, ठीक है, एंगल यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल एंड इट्स सेंस यानी कि डायरेक्शंस दोनों अगर सेम हो, सेम डायरेक्शंस में हो, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल एंड डायरेक्शंस आर सेम, तो उस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग को हम लोग कन्फॉर्मल मैपिंग कहते हैं। दैट मीन्स कि ये जो है आपका देखिए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है और इसका भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। थीटा एंगल यहां पर है, थीटा एंगल यहां पर भी है। तो इस तरह के हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन को, मैपिंग को कन्फॉर्मल मैपिंग कहते हैं। और इसके लिए जो होता है कि अगर कोई कन्फॉर्मल मैपिंग है अपने डोमेन डी में, और अगर हम बात करें तो वह फंक्शन जो है वो एनालिटिक होगा, ठीक है, एनालिटिक होगा डोमेन डी में, और उसका जो डेरिवेटिव होगा, ठीक है, एफ डैश जेड जो होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा। तो सही आंसर यहाँ पर जो है आपका बी नंबर है कि अगर कोई फंक्शन कन्फॉर्मल मैपिंग है अपने डोमेन में, ठीक है, जेड प्लेन इनटू द डोमेन डी यानी कि डब्लू प्लेन, तो जो है वह फंक्शन एनालिटिक होगा और उसका डेरिवेटिव कभी भी जीरो नहीं होगा। इसका कन्वर्सन भी जो है सही होता है कि अगर कोई फंक्शन आपका पूछा जा सकता है कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है अपने डोमेन डी में और उसका डेरिवेटिव जो है वो जीरो नहीं आ रहा है, तो क्या वह कन्फॉर्मल मैपिंग होगा या नहीं होगा? तो जी हाँ, कन्फॉर्मिंग मैपिंग होगा वो अपने डोमेन में, ठीक है। कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मिंग भी इसे कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों इक्वल होते हैं। तो चलिए आगे आते हैं। तो चलिए, ये आपका यहाँ पर लास्ट प्रश्न था। तो इस तरह के जो है हर एक टॉपिक वाइज भी जो है आपको क्लासेस में क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, और जिस तरह के जो MCQs के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो तो होंगे, इसके साथ ही साथ लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो आपको करवाए जाते हैं थ्योरी के साथ, क्योंकि हमें थ्योरी भी जानने हैं और उससे संबंधित प्रश्नों का भी स्टडी करना होता है। और जैसा रिक्वायरमेंट है आपका PGT का, तो दोनों फॉर्मेट में पूछता है, थ्योरी से भी क्वेश्चंस होते हैं और जो है आपका न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये दोनों आपको जो है वो क्लासेस में अवेलेबल किए जा रहे हैं। आपके क्लासेस जो है वो प्रारंभ है, तो आप जितना जल्द से जल्द ज्वाइन करते हैं आपके लिए बेनिफिट्स होगा, क्योंकि उतना ज़्यादा टाइम जो है आपको प्रैक्टिस करने में, क्योंकि मैथ्स जो है वो एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है और इसमें जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं, हाँ, लेकिन एक सही गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है जो कि आपको हमारे इंस्टीट्यूट और हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आपको जो है जो भी सिलेबस दिए गए हैं उसमें कोई डाउट हो, ठीक है। आपको सभी जो है वो टॉपिक्स को जो है डे बाय डे करके जो है आपको पढ़ाए जाएंगे और उस पर लॉट ऑफ प्रैक्टिस किया जाएगा।
जिससे कि आपकी जो है वो हर एक टॉपिक्स में जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा और आपको जो है वो लॉट ऑफ प्रैक्टिस करने का एक मौका मिलेगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो अभी जो है आपका क्लासेस प्रारंभ है पीजीटी का, तो आप डायरेक्ट जो है वो स्वरूप लर्निंग ऐप पर जाकर आप पेमेंट यानी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी जो प्राइस पड़ रहा है वो आपका 7500 रुपया पड़ रहा है, या फिर जो दिए हुए आपके स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं उस पर आप कांटेक्ट करके भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस में, या फिर किसी भी क्वेरी के लिए आप दिए हुए नंबर को पर कांटेक्ट करें। जो हमारे क्लास की विशेषता है, टॉपिक वाइज जो है आपको थ्योरी करवाए जाएंगे, उसके बाद जो है उसका एमसीक्यूज आपको जिस तरह के बनते हैं एग्जाम में जो है वो जिस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर को देखते हुए जो है आपको करवाए जाएंगे। 100% जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस और उसका नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा सारे क्लासेस जो है वो लाइव होगा, जिसका रिकॉर्डेड भी आपको अवेलेबल होगा। आप उसे जितना बार चाहते हैं रिकॉर्डेड का वो देख सकते हैं। इसके अलावा वीकली मॉक टेस्ट होगा, तो अभी डिस्काउंट भी चल रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इसमें। इसके साथ ही साथ जो है आपका अभी झारखंड हाई स्कूल टीजीटी का भी जो है वो बैचेज प्रारंभ है, तो आप उनमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और पुनः मिलते हैं हम लोग अगले सेशंस में नए टॉपिक के साथ। बाकी जो अब तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ टेलीग्राम लिंक से जुड़ने के लिए हमारा लिंक यहाँ पर टेलीग्राम का भी दिया हुआ है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो आपको अवेलेबल होगा। बाकी पीछे के जो वीडियो है उनका भी आपको लिंक दे दिया जाएगा, ताकि पीछे जो हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो वो चर्चा किया हुआ है वो भी आप देख लें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।